नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो हम टॉप एमसीक्यूज़ की सीरीज चला रहे हैं उसका जो पार्ट 3 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर दिया है। अभी तक आपने अगर हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इन दोनों भागों में हमने 50-50 करके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर किया है जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बन सकते थे। यह हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में अगेन हम दोबारा से 50 और बेहतरीन प्रश्नों को कवर करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के। दोस्तों, यह जो सीरीज है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे लेखपाल की परीक्षा, इसके अलावा आपका वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बाद आपका यूपी के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने हैं, इसके अलावा 2022 का यूपी पीसीएस, 2022 का आरओ, इसके अलावा यूपी पुलिस, इसके अलावा और भी जितने एक दिवसीय एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए यह जो सीरीज है टॉप एमसीक्यूज़ की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह हमारा भाग 3 है। आइए भाग 3 को आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस पार्ट 3 में हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट है। किसके सुझाव पर साइमन कमीशन मतलब भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के सुझाव पर जो है साइमन कमीशन से भारतीयों को जो है बाहर रखा गया था। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसी कारण से जो आपका साइमन कमीशन था इसको वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको हम वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसको वाइट मैन कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है कोई भी भारतीय सदस्य सम्मिलित नहीं था। इसी कारण से इस साइमन कमीशन का जो विरोध है बहुत बड़ी मात्रा में भारत में किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। दो चीज़ें साइमन कमीशन से बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसका गठन कब किया गया था और यह भारत कब आया था। ये दो प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आपको दोनों की डेट बता दे रहा हूँ, दोनों आप नोट डाउन कर लीजिएगा। साइमन कमीशन का जो गठन है कब किया गया था तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। साइमन कमीशन का जो आपका गठन था यह किया गया था नवंबर 1927 में जो है आपका साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और यह भारत कब आता है साइमन कमीशन? तो भारत आता है आपका साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को। ये डेट भी आप याद रखिएगा। 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन बम्बई पहुंचता है तथा जैसे ही यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा उसका बहुत ही बड़ी मात्रा में बहुत ही व्यापक स्तर पे विरोध शुरू हो गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त ही लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु भी हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा इसी साइमन कमीशन को हम व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य सम्मिलित नहीं था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा और लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी की जो है उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेहरू रिपोर्ट को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी आपके जो मोतीलाल नेहरू थे उनके द्वारा। कब? तो 1928 में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1928 में जो है आपकी नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब 1928 में इस नेहरू रिपोर्ट को क्यों तैयार किया गया था? तो मैंने आपको बताया था साइमन कमीशन आपका गठन किया गया था 1927 में। तो इसी साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में जो है नेहरू रिपोर्ट को जो है गठित किया गया था
भारतीयों के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है किस वर्ष पारित किया गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है किस वर्ष पारित किया गया था, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको कांग्रेस का एक अधिवेशन याद रखना पड़ेगा, यह अधिवेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1929 ईस्वी में, कहाँ पर, लाहौर शहर में। कहाँ पर, तो लाहौर में जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित किया जाता है 1929 में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो JL नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। तथा इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस थी उसने अपना लक्ष्य क्या रखा था, पूर्ण स्वराज का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है घोषित किया था अपना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। 31 दिसंबर को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर। कहाँ, तो यह नदी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो रावी नदी के तट पर जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तथा इसी दिन जो है यह घोषणा की गई थी कि जो हमारा प्रथम स्वाधीनता दिवस होगा वह 26 जनवरी 1930 को होगा। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। और जो हमारा प्रथम स्वाधीनता दिवस था यह कब घोषित किया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस हमारा घोषित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या आरंभ हुआ था। तो दांडी यात्रा के साथ इसमें से क्या आरंभ हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रथम चरण था वह दांडी यात्रा के साथ ही शुरू हो गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपकी दांडी यात्रा थी, जो आपका दांडी मार्च था, यह शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को। कब, तो 12 मार्च 1930 को जो है आपका दांडी मार्च शुरू किया गया था। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। तथा महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ, अपने 78 फॉलोअर्स के साथ लगभग साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर गुजरात का एक समुद्र तट है, उसी समुद्र तट के निकट एक गांव था जिसका नाम था दांडी। तो महात्मा गांधी दांडी पहुंचकर जो है नमक कानून को तोड़ते हैं। तो नमक कानून को कब तोड़ा गया था, तो नमक कानून को तोड़ा गया था 6 अप्रैल 1930 को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, 6 अप्रैल 1930 को जो है महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। यानी कि दांडी मार्च आपका स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, तथा 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ दिया था। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा एक प्रश्न दांडी मार्च से और पूछा जाता है कि जब दांडी मार्च महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था तो उस समय कौन सा विदेशी पत्रकार उनके साथ था। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अमेरिका का एक पत्रकार था वेब मिलर। कौन था, तो इस पत्रकार का नाम था वेब मिलर। यह महात्मा गांधी के साथ था दांडी यात्रा में, यानी कि दांडी मार्च में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब आरंभ किया था। तो मैंने आपको अभी बताया है 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था, तो आई होप इसका आंसर सभी दे देंगे, क्योंकि मैंने पिछले स्लाइड में इसका आंसर बताया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले मतलब इन 4 ऑप्शंस में से सबसे पहले जो है कौन सी घटना घटित हुई थी आपसे पूछा जा रहा है।
तो आइए सबसे पहले डेट चारों घटनाओं की देख लेते हैं कि चारों घटनाओं की डेट क्या थी, उसके बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया गया दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको डेट रटनी पड़ेंगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के डेट्स हैं कम से कम आप उनको रट जाइए, घोल के पी जाइए, क्योंकि बार बार एग्जाम्स में डेट से, तिथि से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। क्योंकि जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं कम से कम ऐसे 2 से 3 प्रश्न होते हैं जो आपके डेट से रिलेटेड होते हैं। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दांडी मार्च का प्रारंभ किया गया था आपका 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। अगस्त 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है भारत आया था। और उसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो अब आसानी से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें पूछा क्या गया कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो इसमें से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। फिर उसके बाद 1930 में आपका दांडी मार्च स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है। और सबसे लास्ट में आपका अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि किस लिए जानी जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था। दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी 12 मार्च 1930 को, और महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा इस दिन नमक कानून तोड़ा गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नमक सत्याग्रह के दौरान जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो आंदोलन के नेता के रूप में सामने आए थे आपके अब्बास तैयब जी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब्बास तैयब जी जो है आंदोलन के नेता के रूप में सामने आते हैं। तो ऑप्शन आप ए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए जो है सर्वप्रथम बार गिरफ्तार हुए थे आचार्य विनोबा भावे। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है, सॉरी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, प्रथम बार जो आचार्य विनोबा भावे थे वे गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो फैक्ट आपको याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन विदेशी पत्रकार महात्मा गांधी के साथ था, तो अमेरिकी पत्रकार था वेब मिलर, या महात्मा गांधी के साथ था। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो जैसे ही 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी में नमक कानून को तोड़ा जाता है, तो यह जो प्रक्रिया थी पूरे देश में फैल जाती है और पूरे देश में ही लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर थे उनके द्वारा नमक कानून को तोड़ा जाने लगता है। तो इसी क्रम में एक लीडर थे आपके और जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे इन्होंने कहाँ पर, तो सी राजगोपालाचारी ने तंजौर तट पर जो है नमक कानून तोड़ने का एक अभियान था उसको संगठित किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे। तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। तथा ये जो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे इनके द्वारा खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का गठन किया गया था।
कौन सा संगठन था? तो खुदाई खिदमतगार। ये संगठन इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो खुदाई खिदमतगार संगठन किसका था? तो आपका अब्दुल गफ्फार खान का था। तथा इसी खुदाई खिदमतगार संगठन को ही हम लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, खुदाई खिदमतगारों को जो है लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। तो इसे आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है। तो गांधी इरविन समझौता आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को जो है आपका गांधी इरविन पैक्ट यानी कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तथा इस गांधी इरविन समझौते के बाद जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की जो अंग्रेजों की मांग थी उसको मान लिया था। तथा जो अंग्रेज चाहते थे कि महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लें, उसके लिए भी महात्मा गांधी राजी हो गए थे इस पैक्ट के बाद। यानी कि इस पैक्ट का इम्पैक्ट क्या था? इस पैक्ट के चलते जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको महात्मा गांधी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया और महात्मा गांधी जो थे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राजी भी हो गए थे इसी गांधी इरविन पैक्ट के तहत। इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा यह जो आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था तो इस दौरान जो सरोजिनी नायडू थी इन्होंने गांधी और इरविन को कहा था दो महात्मा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को क्या कहा था? गांधी और इरविन को कहा था क्या? तो इसके बारे में आपको याद रखना है, दो महात्मा कहा गया था। किसके द्वारा? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने गांधी इरविन को दो महात्मा कहा था? तो मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया है, सरोजिनी नायडू के द्वारा गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची यानी कि आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन हुआ था आपका कब हुआ था? तो कराची अधिवेशन आपका होता 1931 में। तो इस कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा की गई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो 1931 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तथा इस कराची अधिवेशन की क्या विशेषताएं थी? तो इसकी दो विशेषताएं आपको याद रखनी है। एक विशेषता थी इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके बारे में आपको याद रखना है। इस कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। तथा इस कराची सेशन की अध्यक्षता की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो आई होप इसका आंसर सभी दे देंगे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जैसा एक फैक्ट और आप याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपके जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कब? तो 9 अगस्त 1942 को आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो यहाँ पे प्रधान सेनापति पूछा गया है। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन आपका प्रारंभ किया गया था तो उस समय प्रधान सेनापति था कौन? तो लॉर्ड वेवेल था। कौन था? तो लॉर्ड वेवेल जो था यह
उस समय प्रधान सेनापति था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? लॉर्ड वेवल, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम जो थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों, मतलब निम्नलिखित में से कौन जो है, इसमें से कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? तो लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने कांग्रेस रेडियो का प्रकाशन किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस रेडियो का यहाँ पे प्रकाशन की जगह प्रसारण होगा, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो कांग्रेस रेडियो का जो प्रसारण था यह किया गया था किसके द्वारा? तो उषा मेहता के द्वारा। तो उषा मेहता के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, उषा मेहता। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वह था चर्चिल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। तथा जब हमको आज़ादी मिली थी, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साथ था, तो अमेरिकी पत्रकार था लुई फिशर। इसका नाम आप याद रखिएगा, जो लुई फिशर था यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसमें से जो आपका वेब मिलर है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ ले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन सा पत्रकार था? तो वेब मिलर था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन सा पत्रकार था? तो लुई फिशर था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, और कंफ्यूज भी आपको नहीं होना है। दोनों अलग अलग पत्रकार हैं, दोनों अलग अलग टाइम पीरियड में महात्मा गांधी जी के साथ रहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकार महात्मा गांधी का जीवनीकार भी है? तो महात्मा गांधी का जीवनीकार इसमें से कौन सा पत्रकार है? तो आपका लुई फिशर हो जाएगा राइट आंसर। लुई फिशर जो है आपका महात्मा गांधी का क्या है? तो जीवनीकार भी है। भारतीय राष्ट्रीय मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ पर कैद किया गया था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर, इसे आप याद रखिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था उसी दिन ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तथा महात्मा गांधी को इसी ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, आगा खां पैलेस में। इसके अलावा और भी जो भी इंपॉर्टेंट लीडर थे इंडिया के, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, गोविंद बल्लभ पंत हो गए, जेबी कृपलानी हो गए, पट्टाभी सीतारामैया हो गए, इनको जो है गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में रखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो अरुणा आसफ अली का संबंध हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन आपका बी है, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो चिट्टू पांडे, ये नाम आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चित्तू पांडे के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में, कहा? तो उत्तर प्रदेश के बलिया में समानांतर
सरकार की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बलिया में। अगला प्रश्न आपके सामने है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में, उड़ीसा के कटक में हुआ था इनका जन्म, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित था? तो आजाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय था वह रंगून में स्थित था। इसके बारे में आपको याद रखना है, इसका प्रधान कार्यालय जो है रंगून में था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना का जो विचार था यह सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? तो मोहन सिंह के। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहन सिंह के। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत की पहली अंतरिम सरकार की जो स्थापना थी यह की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। कब? तो 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो द फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना थी बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देशनायक कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देशनायक कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की जो स्थापना थी की गई थी किसके द्वारा? तो आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो इसमें से गुरबख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज, इन तीनों लोगों पर जो है लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था, परंतु मोहन सिंह के ऊपर जो है यह मुकदमा नहीं चलाया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहन सिंह जो है उन्होंने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। लेकिन जो तीन नाम आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, आपके गुरबख्श सिंह, उसके बाद प्रेम सहगल और शाहनवाज, इनके ऊपर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज मुकदमे के वकील थे? तो आजाद हिंद फौज मुकदमे के वकील कौन थे? तो आपके भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई जो थे ये आजाद हिंद फौज मुकदमे के वकील थे, यानी कि ये भारतीयों का पक्ष ले रहे थे, भारतीयों का बचाव कर रहे थे, भूला भाई देसाई। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली स्थित लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग कब चलाया गया था? तो आजाद हिंद फौज पर जो अभियोग था यह चलाया गया था 1945 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1945 में आजाद हिंद फौज पर जो है अभियोग चलाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाल किले में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से अगेन हमने आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बन सकते थे। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।